इसलिए लास्ट हम लोग पढ़ के छोड़े थे, पोषण स्तर के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो डायग्राम से भी हम लोग समझे थे। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है कि संतुलित पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का बात करते हैं तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कैसे बैलेंस रहेगा, कैसे संतुलित रहेगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल जितना विशाल है उतना ही पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी होता है। तो खाद्य जाल जितना अच्छा से विशाल बनेगा पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अस्थायी बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम श्रेणी की एक विशेष जाति जैसे वन में खरगोश की उपभोक्ता का अभाव होने लगता है तो इस श्रेणी के दूसरी जाति के उपभोक्ताओं जैसे चूहे की आबादी में वृद्धि होने लगती है, जिससे तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता के लिए खाद्य की कमी नहीं होती है और पारिस्थितिक तंत्र का अस्थायी रहता है। तो देखो, एक चीज अगर देखा जाए तो दूसरा चीजों में क्या गड़बड़ी देखने को मिल जाता है। जैसे बोला जा रहा है कि अगर खरगोश का अभाव होने लग जाए, किसी वन में खरगोश कम हो जाए तो वहाँ पे चूहा की संख्या क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, वहाँ पे चूहों की संख्या बढ़ने लगता है। तीसरी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी अगर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का खाद्य में कमी नहीं होती है, इसलिए कि यहाँ पर क्या है, चूहे की संख्या बढ़ रहा है। ये किस कारण से हो पा रहा है, तो खाद्य जाल के कारण ऐसा हो पा रहा है। और खाद्य जाल मतलब एक चीज को दो चीज खाने वाला नहीं रहता तो ऐसा दिक्कतें आने लगता। प्राकृतिक में जीवों के रहने के लिए संतुलित पारिस्थितिक तंत्र की अति आवश्यक है। यदि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र में न हो तो ऐसा भी संभव है कि कुछ समय बाद हरे पौधे अति वृद्धि अति संकुलता के कारण स्वयं नष्ट हो जाए और इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का भविष्य प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तथा उत्पादकों में से बहुत निकट रूप संबंधित हो जाता है। तो इस चीज लिखा हुआ है कि अगर हम लोग को यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर उपभोक्ता का पारिस्थितिक तंत्र से हटा दिया जाए, उपभोग करने वाला उसको पारिस्थितिक तंत्र से हटा दिया जाए तो अवश्य है कि इसमें पेड़ पौधों की संख्या बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से किसी न किसी चीज़ को यहाँ पे असंतुलन देखने को मिल जाता है जब कोई भी एक चीज़ें क्या हो जाता है, हट जाता है तब। आगे हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। अगर बात करते हैं तो एक सात श्रृंखला में उत्पादन और प्रथम द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनके बीच संबंध का एक निश्चित अनुपात रहता है तथा अंत में उच्च श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता की संख्या सबसे कम होती है। तो ऐसा हम लोग देखे थे कि अगर उत्पादक की संख्या देख रहे थे पिरामिड में तो सबसे ज़्यादा था, उसके बाद प्रथम इसको खाने वाला को हम लोग प्रथम द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता का बात करेंगे तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसकी संख्या क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। यदि इसे चित्रित किया जाए तो एक शंकु के समान रचना बनेगी। इसी प्रकार संबंध जीव भार तथा उत्पादकों के उपभोक्ता के पैदा की गई ऊर्जा के बीच होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित पिरामिड बनता है। ये तीन प्रकार के पिरामिड बनाए जाते हैं, एक संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। अब तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संख्या पिरामिड मतलब जीवों की संख्या पर डिपेंड करेगा, जीव भार मतलब उसको जीवों के भार पर डिपेंड करेगा, मांस पर डिपेंड करता है। और तीसरा उसके ऊर्जा पिरामिड मतलब उसका ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संख्या के बारे में अगर देखेंगे तो संख्या को यहाँ समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है, तो वैसे उत्पादक का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक होता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या उत्पादक होता है, उसके बाद इसको खाने वाला उसका संख्या थोड़ा कम होते जाता है और उसके बाद इसको खाने वाला और कम होते जाता है। जो तृतीयक होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है, उसका संख्या सबसे कम होता है। तो ये एक पिरामिड का आकृति बनता है, किसके लिए, संख्या पिरामिड का ये आकृति बोल सकते हैं। संख्या को दर्शाया जाता है, सबसे ज़्यादा संख्या किसका होता है, तो उत्पादक का होता है। उसके बाद उपभोक्ता का होता है, तो उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता का, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीय का सबसे कम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं तृतीय का, ये द्वितीय है, ये प्रथम है, ये उत्पादक है। तो उत्पादक की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे चौला दिखाया जा रहा है। ऊपर में धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। इस तरह समझ सकते हैं।
तो ये पिरामिडीय स्ट्रक्चर बहुत बार आ जाता है। जीव भार, अगर जीव भार पिरामिड का बात करेंगे तो जीव भार का यहाँ पे भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ऊर्जा, ये ऊर्जा पिरामिड का दिया हुआ है। जीव भार का किस प्रकार से होता है? जीव भार का संपूर्ण शुष्क भार, उसको जीव भार कहते हैं। संपूर्ण ड्राई जो सूक्ष्म भार होता है, एवं परिस्थितिक तंत्र में ये जीव भार का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उत्पादक का जीव भार सबसे अधिक है और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता का जीव भार सबसे कम होता है। तो यहाँ पर भी वही सेम ही आकृति बनता है जो ऊपर में दिया हुआ है। मतलब अगर नीचे का देखेंगे तो इसका सबसे अधिक होता है, उत्पादक का जीव भार सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगर उसका बात करेंगे प्रथम द्वितीय और तृतीय का, तो जीव भार का मान क्या होते जाता है? घटते जाता है। इस बात को ध्यान रखना। यदि हम तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे उत्पादक जैसे पादप, प्लवकों, शैवाल आदि का जीव भार सबसे कम होती है। अब देखो यहाँ पे समझना है, लेकिन अगर जलीय जीव का बात करेंगे तो जलीय जीव में ऐसा पिरामिड बनता है। कैसा बनता है? इस प्रकार का बनता है। मतलब यहाँ पे जो शैवाल होता है, शैवाल की संख्या सबसे कम होता है। उसके बाद शैवाल को जो खाने वाला रहता है उसका संख्या इससे शैवाल से ज़्यादा होता है। और फिर ये क्या है? भार का बात हो रहा है, शैवाल का होता है। और फिर शैवाल के बाद कौन होता है? शैवाल को खाने वाला जो छोटा मछली होता है, छोटा मछली को खाने वाला 12 मछली। तो जितना 12 आ जाता है उसका संख्या क्या होता है? उसका भार ज़्यादा होता है, संख्या नहीं। यहाँ पर किसका बात करें? भार का। इस याद रखना है कि जीव भार में पिरामिड में अगर हम लोग पेड़ पौधा जंतु का बात करेंगे स्थल पे रहने वाले, तो उसका पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। लेकिन अगर बात करेंगे पानी में रहने वाले तो उसका पिरामिड स्ट्रक्चर जीव भार का इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें ऊर्जा पिरामिड। तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में एक उत्पादक ही सूर्य से प्रकाश का ऊर्जा अवशोषित करता है एवं उसे भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में इस ऊर्जा का मात्रा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से लेकर अंतिम श्रेणी के उपभोक्ता तक कम होती जाती है। अब इस बात को ध्यान में रखना है, खाद्य श्रृंखला में भी अगर ऊर्जा का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है? उपभोक्ता का होता है। तो इसका भी पिरामिड ऐसे सीधा पिरामिड का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा किसका ऊर्जा होता है? ये जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा क्या होते जाता है? घटते जाता है। तो इसका भी पिरामिड इस प्रकार का ही बनता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका? नीचे वाला के यहाँ पर होता है। खाद्य श्रृंखला जो उत्पादन का काम करता है और जो उपभोक्ता होता है उसका ऊर्जा क्या हो जाता है? घटते जाता है। ये ऊर्जा जो उत्पादक होता है वो ऊर्जा अपना कहाँ से लेता है? तो जैसे ये अपना ऊर्जा कहाँ से लेता है? तो ये अपना ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा ये इसी के पास ऊर्जा रहता है। आगे अब दिया हुआ पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र का कार्य क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में दो मूल प्रक्रियाएं संपन्न होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है और पदार्थों का चक्रण होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो मूल क्रियाएं मतलब महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती है वो दो होती है। एक तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक से दूसरे में ऊर्जा जाता है, और दूसरे पदार्थों का चक्रण होता है, पदार्थों का साइक्लन होता है। मतलब वो साइकिल की तरह काम करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ से उसमें गया, उसमें से उसमें गया, उसमें से उसमें गया, और फिर अपने लास्ट में अपने जगह पे पहुंच जाता है। तो ये रिपीटेशन चलते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ऊर्जा का प्रवाह के बारे में। ऊर्जा का प्रवाह के बारे में बात करेंगे तो हरे पेड़ पौधे द्वारा सौर ऊर्जा से ग्रहण किया जाता है। सारे पेड़ पौधे अपना ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करते हैं? सौर ऊर्जा से ग्रहण करते हैं। अन्य जीवों में खाद के रूप में हस्तांतरित होती है और पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा अत्यंत छोटे भाग को हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। वही रासायनिक ऊर्जा क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग स्वयं पौधा मेटाबॉलिज्म क्रियाओं द्वारा संपन्न कर लेता है। तो जो हरे पौधा अपना ऊर्जा लेता है सूर्य के प्रकाश से, तो कुछ ऊर्जा का खुद अपना ही अभिक्रिया मेटाबॉलिज्म मतलब खाना को इधर उधर करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, स्वयं कार्य करने के लिए बोल सकते हैं ऊर्जा खर्च कर लेता है। और कुछ मेटाबॉलिज्म की क्रिया श्वसन में भी चला जाता है, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, और शेष ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधे के ऊतकों में क्या होता है? संचित हो जाता है। और वही उसमें से कुछ ऊर्जा क्या हो जाता है? पौधे के जो हरे पत्ते होते हैं उसमें संचित हो जाता है। और यही ऊर्जा उपभोक्ता के को मिलता है। यही ऊर्जा किसको मिलता है?
जो हरे पौधे में उत्तकों में संचित हो जाता है, यही ऊर्जा किसको मिलता है? तो उपभोक्ता को मिलता है। और फिर यही ऊर्जा उपभोक्ता से किस में जाता है? जीवाणु और कवक में उपलब्ध होता है। इस प्रकार से ये चलता है ऊर्जा का हस्तांतरण। तो लिखना है ऊर्जा का प्रवाह। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ना छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह का याद रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल कर ऊर्जा का प्रवाह लिख सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले पौधे का ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो पौधे का जो ऊर्जा मिलता है वो सौर ऊर्जा से मिलता है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश से। सौर ऊर्जा का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश से कौन ऊर्जा लेता है? हरे पौधे। कौन ऊर्जा लेता है? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा का हस्तांतरण में ऐसे दिखा सकते हैं। और फिर हरे पौधा से कौन ऊर्जा लेता है? जो इसको उपभोग करता है, मतलब उपभोक्ता। कौन ऊर्जा लेता है? तो उपभोक्ता। और उपभोक्ता से किसको मिलता है? उपभोक्ता से जो ऊर्जा मिलता है वो होता है अपघटनकर्ता। किसको मिलता है? तो अपघटनकर्ता। किसको मिलता है? तो अपघटनकर्ता को मिलता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। सौर ऊर्जा से ऊर्जा हरे पौधे को मिलता है, हरे पौधे से उपभोक्ता को मिलता है, उपभोक्ता से अपघटनकर्ता को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे हैं कि जो भी हरे पौधे ऊर्जा लेता है सौर ऊर्जा से, सारा ऊर्जा उपभोक्ता में नहीं चला जाता है। हरे पौधे अपने कार्य करने के लिए बहुत सारे ऊर्जा को खर्च कर लेते हैं। जैसे में अगर बात करेंगे तो सांस लेने के लिए, खाना पचाने के, खाना का निर्माण करने के लिए, और क्या उसमें से ऊष्मा के रूप में भी कुछ ऊर्जा निकल जाता है। तो ये जो हरे पौधा होता है, ये कितना ऊर्जा का हस्तांतरण उपभोक्ता को कर पाता है? तो 10% ऊर्जा का प्रवाह कर पाता है। कितना परसेंट? 10% ऊर्जा का ही प्रवाह क्या कौन कर पाता है? तो हरे पेड़ पौधे कर पाते हैं। जैसे इसको ये एक टेबल को द्वारा दिया है, हिंदी में नाम लिखिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर कोई हिंदी में नाम लिख ले सबसे अच्छा रहेगा। तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक, या इसको फर्स्ट स्तर कहते हैं, फर्स्ट स्तर। इसको उत्पादक कहते हैं, इसको हम लोग प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक कहते हैं, इसको हम लोग तृतीयक कहते हैं। तो हिंदी में जिसको लिखना लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। इसको प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, इसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, इसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। लिख लिए लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ये अगर इसका प्रथम उत्पादक के पास कितना ऊर्जा है तो देख सकती है कितना ऊर्जा दिखाया जाए, 10,000 यूनिट। कितना ऊर्जा? 10,000 यूनिट। इसका 10% किसको मिलता है? तो इसको 10% इसको मिलता है। मतलब 10,000 का 10% जो होता है 1,000 इसको मिला प्राथमिक उपभोक्ता को। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसका जो 10,000 का क्या 10% करते हैं तो 100 आएगा। तो 100 किसको मिलेगा? द्वितीयक उपभोक्ता को मिलेगा। और 100 का अगर 10% करते हैं तो ये किसको मिलेगा? तो 10 यूनिट आएगा। तो ये तृतीयक उपभोक्ता को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, उसके बाद सबसे पहले उपभोक्ता का ऊर्जा, उत्पादक का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता का, उसके बाद द्वितीयक का, उसके बाद तृतीयक का ऊर्जा देखने को मिलता है। इस प्रकार से ऊर्जा क्या होते जाता है? घटते जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। मात्र 10% ऊर्जा ही दूसरे वाले लेवल पर हस्तांतरित हो पाता है। आगे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है पदार्थों का चक्रण के बारे में पढ़ना, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। तो हम शुरुआत में भी कुछ चीज चर्चा किए थे कि क्या क्या कौन कौन पदार्थ का साइक्लिंग होता है, कौन कौन सा पदार्थ का चक्रण देखने को मिलता है, उसी को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उत्पादकाओं के माध्यम से विभिन्न खनिज पदार्थ या अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि अवशोषण होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तथा हाइड्रोजन मुख्यतः जल के रूप में है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हैं। तो देखो बाकी जितना अगर बात करें कार्बन का बात करेंगे, हाइड्रोजन का बात करेंगे और तो फास्फोरस का बात करेंगे, सल्फर का बात करेंगे, तो ये सब किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ कर रहता है। वह अकेला हम लोग को स्वतंत्र रूप से हम लोग को नहीं मिल पाता है, स्वतंत्र रूप से हम लोग को नहीं प्राप्त हो पाता। तो वही चीज़ बातें किया जा रहा था कि कोई स्वतंत्र रूप से रहता है वातावरण में या कोई स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। तो इसमें स्वतंत्र रूप से रहने वाला जो गैस है
वो कौन सा है, कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र रूप से रहता है, तो ऑक्सीजन है, और दूसरा क्या है, दूसरा नाइट्रोजन होता है जो कि स्वतंत्र रूप से देखने को मिलता है। बाकी जो होता है किसी ना किसी के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस के रूप में फास्फोरस तथा सल्फेटों के रूप में सल्फर मृदा तथा जल में उपस्थित रहते हैं। ये पदार्थ एक प्राकृतिक तंत्र में रहने वाले उत्पादकों के जीव भार बनाते हैं तथा तत्पश्चात उत्पादकों के प्रयोग उपभोक्ता करते हैं और फिर अपघटनकर्ता के माध्यम से ये पदार्थ पुनः वातावरण में पहुंच जाते हैं। इसके पहले भी ये चीज़ें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग ये चीज़ चर्चा कर चुके हैं कि जो उत्पादक होते हैं, तो ये उत्पादक सबसे पहले ये सब जो पदार्थ होता है किसको पहले प्राप्त होता है, तो उत्पादक को प्राप्त होता है। फिर उत्पादक से किसको प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो उत्पादक से किसको प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता को प्राप्त होता है। यही उपभोक्ता से फिर किसको मिलता है, तो ये भी उपभोक्ता से अपघटनकर्ता के पास जाता है। अपघटनकर्ता ही क्या करता है, फिर से इसको वातावरण में क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। कौन सा पदार्थ, तो यही जो नाम दिया गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब चीज़ें, ये जब जितने भी पदार्थ है अपघटनकर्ता क्या करता है, इसको फिर से वातावरण में मुक्त कर देता है। तो यही ये चक्र चलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं भूजैविक रासायनिक चक्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसी को हम लोग भूजैविक रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। आगे जो है जीवीय एवं अजीवीय घटकों के बीच में पारस्परिक संबंध हम लोग जानने वाले हैं। जो मतलब जिसमें जान होता है, जिसमें जान नहीं होता है, जो अजीव है, जो जीव है, तो दोनों के बीच में किस प्रकार का क्रियाएं, परस्पर क्रियाएं होती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साधारणतः हम यह समझ लेते हैं कि वातावरण का प्रभाव जीवों एवं विभिन्न क्रियाओं पर पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव एक दिशा में न होकर दोनों दिशाओं में होता है। यानी जिस प्रकार वातावरण जीवों को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार वातावरण भी जीवों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। हमारे जैवमंडल, मृदा, स्वच्छ जल, समुद्र, पौधे और जंतुओं की उपस्थिति का अनेक प्रकार की विशेषताएं दर्शाया जाता है। तो देखो, हर एक चीज़ें एक दूसरे को प्रभाव करता है। या तो जो सजीव है वो निर्जीव को भी प्रभाव करता है, जो निर्जीव है वो सजीव को भी क्या करता है, प्रभाव करता है। वो क्या करता है, सजीव निर्जीव को सजीव प्रभाव करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की समुचित मात्रा न हो तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन गैस होगा तभी जाकर सारे के सारे जीव क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसके लिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अब ये ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए, ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन आता कहाँ से, तो इसका निर्माण कौन करता था, हरे पेड़ पौधा ही करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करता है हरे पेड़ पौधा, तो कौन सा गैस मुक्त करता है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर निर्भरता बता रहा है ना, कि ये क्या है कि ऑक्सीजन इफेक्ट कर रहा है किसको, पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा इफेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं सूर्य प्रकाश उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया न हो तो इसी शताब्दी के अंत में वायुमंडल में समस्त ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा, और ठीक इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभाव पौधे एवं अन्य जीव पर पड़ता है। तो ये चीज़ बोला गया है कि अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद कर दिया जाए तो एक ऐसा दिन आएगा, कुछ ही एक ही शताब्दी में, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, शताब्दी के अंत में, तो शताब्दी के अंत में मतलब 100 साल का होता है, 100 साल में लगभग ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, अगर पेड़ पौधा नहीं रहे तब। पौधे एवं जंतु के मृदा से अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों का अवशोषित करते हैं, जो इन जीवों को मृत्यु के बाद पुनः मृदा में अपघटन द्वारा वापस पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है
कि पौधे और जंतु का जब क्या हो जाता है, पौधे जो जंतु होते हैं वो मृदा से मतलब मिट्टी से क्या लेते हैं, तो मिट्टी से अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करते हैं। ये जब ग्रोथ करते हैं, वही पौधा जब मर जाता है तो मरने के बाद उसका अपघटन होता है जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित करके फिर से वो सब पदार्थ क्या हो जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो जहाँ से लिया गया रहता है वहीं पर उसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जो या तो जल या तल में मौजूद रहते हैं। इस प्रकार स्थलीय तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय और अजीवीय घटकों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीवीय है और अजीवीय की घटनाएं हैं, दोनों को दोनों एक दूसरे के बीच में पारस्परिक क्रियाएं कुछ ना कुछ संपन्न होते रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दूसरे पर डिपेंड है, बल्कि एक दूसरे पर सबके सब क्या डिपेंड है, बोल सकते हैं। एवं विभिन्न प्रकार के चक्र हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन चक्र के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में, फास्फोरस चक्र, जल चक्र के बारे में चलते रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो जीव इन पदार्थों को थोड़े ही दिनों में क्या समाप्त कर सकते हैं और वातावरण जीवों के बीच में संतुलन बिगड़ जाएंगे। तो ये सब का चक्र चलता है, सब एक चक्कर में काम करता है, बार बार ये सब रिपीटेशन करते रहता है अपने पाथ को। तो कौन कौन सा कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, अगर ये रिपीटेशन नहीं करेगा अपने पाथ को तो जीव वगैरह यूज करके इसको क्या करेगा, वातावरण से खत्म कर देगा। ठीक, इसीलिए ये चक्र हम लोग को देखने को मिलता है, ये चक्र चलते रहता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के दोनों प्रकार के कार्य यानी ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण उसके जीवी घटकों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं एवं अपघटनकर्ताओं तथा अजीवी घटकों जैसे हो गया मृदा, जल, हवा आदि के बीच में होते रहता है। तो ये दोनों घटनाएं, ऊर्जा का हस्तांतरण भी दोनों जगह होते रहता है, अजीवी और जीवी में भी। और जो हम लोग बात करते हैं अजीवी और जीवी के बीच में भी होते रहता है। और जो चक्र चलता है, तो जो पदार्थों का चक्र चलता है वो भी दोनों के बीच में होता है, अजीवी और जीवी के बीच में भी चक्र भी चलते रहता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिक तंत्र चाहे स्थलीय हो या जलीय हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबों की सामान्य संरचना और कार्य एक जैसी हुई होती है। तो जल का बात करें या स्थल का बात करें, जो जल में पारिस्थितिक तंत्र में हो या स्थल का बात हो, या छोटा हो या बड़ा हो, सबका कार्य और संरचना क्या होता है, सामान्य होता है। सिर्फ उत्पादक और उपभोक्ता का संगठन और उत्पादकता दर में भिन्नता आती है। तो यह कि उसका वहाँ का उत्पादक अलग होता है, उपभोक्ता अलग होता है, और उसका उत्पादकता दर मतलब कितना ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है, ये सब में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन संरचना और कार्य सब में क्या होता है, समान ही देखने को हम लोग को मिलता है। आगे है, सबसे पहले तंत्र दिया हुआ है फॉरेस्ट वाला, वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में दिया हुआ है कि वन में किस प्रकार से होता है। तो वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। तो वन का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे दो प्रकार का होगा, जीवीय घटक और अजीवी घटक। तो जीवीय घटक के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो अभ्यास सबसे पहले उत्पादक ही आएगा जीवीय घटक में। तो उत्पादक में क्या रहता है यहाँ पे, तो वनों में विभिन्न प्रकार के हरे पौधे हो सकते हैं, हरे पौधे, साग, झाड़ियाँ, बड़े बड़े वृक्ष। तो ये सब क्या होता है, उत्पादक के रूप में कार्य करता है। जंगलों में अलग अलग पेड़ का नाम भी लिखा हुआ है, बबूल, सागवान, साल। तो ये सब क्या है, बड़े बड़े वृक्ष का नाम दिया हुआ है। तो ये सब उत्पादक का काम करता है वनों में। उपभोक्ता का अगर बात करेंगे तो उपभोक्ता में भी यहाँ पर तीन प्रकार के वनों में देखने को मिलता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और उच्च स्तरीय उपभोक्ता मौजूद होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं प्राथमिक में हम लोग कौन कौन सा आ जाते हैं। तो प्राथमिक श्रेणी में अगर हम लोग जंगलों में बात करेंगे तो बिल्ली होता है, बाज होता है, चील होता है, मेढक होता है। तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधों को खाता है। सॉरी, ये तृतीयक हम बोल दिए। प्राथमिक कौन कौन होता है, कीट, चूहे, गिलहरी, खरगोश, बंदर, लंगूर। तो ये सब प्राथमिक होता है, ठीक है। तो ये सब प्राथमिक होता है जो पेड़ पौधों को खाता है। द्वितीयक जो होता है, जो प्राथमिक वाला वो खाता है, तो बिल्ली, बाज, चील, मेढक, ये सब क्या है, द्वितीयक है। और तृतीयक जो होता है, जो द्वितीयक को खाता है, तो तृतीयक उपभोक्ता में ये सब हम लोग पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब भी जंगल में देखने को मिलता है।
उस श्रेणी का अगर बात करेंगे तो उस श्रेणी में कौन आ जाता है, तो शेर, चीता, अजगर, मनुष्य, ये सब उस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो कि इसमें से किसी प्रकार के उपभोक्ता को खा सकते हैं या उत्पादक को खा सकते हैं। उत्पादक भी खाता है उस श्रेणी का जंतु और साथ साथ बहुत सारे अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ता को भी खाता है। जैसे हम लोग जो है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भी खाते हैं और पेड़ पौधा को भी खाते हैं। और जब हम लोग उपभोक्ता का बात करते हैं उसके बाद क्या कौन सा आता है, तो अपघटन आता है। उसके बाद क्या होता है, अपघटन। तो वनम में सभी प्रकार के जीवों को मरने के बाद उसका अपघटन जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा क्या किया जाता है, उसका अपघटित किया जाता है। अपघटित करके उस जो जीवाणु के अंदर जितना भी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जितना भी तत्व था सबको वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है और कुछ तत्वों को मृदा में मिला दिया जाता है जो मृदा से मतलब जो मिट्टी से लिया गया रहता है। आगे जो अब चर्चा करने वाले हैं अजीवी घटक जंगलों में क्या क्या होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं। तो अजीवी घटक का बात करेंगे, इसके अंतर्गत भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। भौतिक वातावरण में के तहत प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, वर्षा आदि का वन पारिस्थितिक तंत्र पर मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ पर प्रकाश कितना है, आर्द्रता कितना है, तापमान कितना है। मृदा और वातावरण में पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पौधे के लिए आवश्यक होते हैं और वनों में पौधे और जंतुओं की मृत्यु के कारण कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्रमुख है जो इसका अपघटन से प्राप्त होता है। वही चीज दिया है, जंगलों में देखा जाता है जंतुओं की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के कारण वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये भी हम लोग जो पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे थे कहाँ पे, जंगल का पढ़ रहे थे। अब घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे। घास जहाँ पे घास का मैदान होता है, जहाँ पे प्लेन होता है, तो वहाँ पे हम लोग घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।